दर्शकों, हमारा आज का मुद्दा है नई शिक्षा प्रणाली। जी हाँ दर्शकों, आज हम बात करेंगे नई शिक्षा प्रणाली पर, नई शिक्षा नीति पर, जिसे 30 जुलाई 2020 को प्रस्तावित किया गया था। और इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुलपति जी डॉक्टर आलोक कुमार राय जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैडम। सर, चूंकि बात आज हम कर रहे हैं नई शिक्षा नीति की, नई शिक्षा प्रणाली की, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि नई शिक्षा नीति क्या है। कि करीब 34 साल बाद देश को एक नई शिक्षा नीति मिली है और इसको मैं डिफाइन करता हूँ एज अ लाइफ्स मॉडल। सो व्हेन आई से, जब मैं कहता हूँ लाइफ्स मॉडल, मतलब LIFES मॉडल। ये नई शिक्षा नीति, अभी मैं नई शिक्षा नीति की बात कर रहा हूँ, प्रणाली पर हम आएंगे। ये मैं समझता हूँ ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो न सिर्फ स्पेसिफिक एजुकेशन इम्पार्टिंग एस्पेक्ट को एड्रेस करता है, बल्कि एक कंप्लीट लाइफ कोचिंग मॉडल। जैसे एक बच्चे का जब विकास हो तो सर्वांगीण विकास हो जब वो शिक्षण संस्थान में आता है, और लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोग इसका विशेष ध्यान रखते हुए हैं। तो ये मॉडल एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट को एड्रेस करता है। दूसरा, ये शिक्षा नीति इंडियन एजुकेशन को इंटरनेशनल लेवल पे प्लेस करने के लिए उसके इंटरनेशनलाइजेशन में बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कैसे, उसकी हम बात करेंगे आगे। तीसरा, F फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी एस्पेक्ट जो इसमें इन्फ्यूज़ किया गया है, वो मुझे लगता है समाज के हर वर्ग की एजुकेशनल नीड्स और उनके हैजार्ड्स जो आते हैं लाइफ के, उसको एड्रेस करते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट को एड्रेस किया है। जैसे फ्लेक्सिबल क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम है, फ्लेक्सिबल एंट्री एंड एग्जिट है अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर। चौथा, एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन होके ना रह जाए। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट प्रोड्यूस होते हैं वर्ल्ड के, लेकिन उनकी अनएम्प्लॉयबिलिटी अपने आप में एक बड़ा विषय रहती है। तो ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट उस एम्प्लॉयबल एस्पेक्ट को भी एड्रेस करता है। और पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट LIFES, सो वो है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन हायर एजुकेशन। मैं हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। वो स्ट्रक्चरल चेंज को बहुत सिग्निफिकेंटली एड्रेस करता है। जैसे आज की तारीख में हमारे पास अलग अलग सेट ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब ये 3 तरह के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करता है। एक कोर रिसर्च एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दूसरा यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और तीसरा कॉलेजेस का एजुकेशन। तो एक ये कहता है हायर एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो। जैसे आज की तारीख में हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस की संख्या बहुत कम है। हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन काफ़ी हैं, लेकिन हमारा रिसर्च पब्लिकेशंस भी ज़्यादा हैं। बट आप देखेंगे रिसर्च अकम्पलिशमेंट्स ग्लोबल लेवल पे हम उस लेवल पे नहीं है जितना क्वांटम हमारे पास है। दूसरा, हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्पेशली यूनिवर्सिटीज़, ये इसको दो ब्रॉड कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस और स्टेट इंस्टीट्यूशंस। हमारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा एग्जामिनेशन बोर्ड की तरह से काम करती हैं। ये कहता है कि आप सभी यूनिवर्सिटीज़ को एक बड़ा यूनिवर्सिटी एज एन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन होना होगा। तीसरा, वो कहता है कि ये जो कॉलेजेस में 2 बड़े विषय हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं, अफिलिएशन देती हैं, एग्जामिनेशन कराती हैं। प्राइमरली ये 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो अफिलिएशन और एग्जामिनेशन दोनों से डी लिंक करके कॉलेजेस अपने आप में ऑटोनॉमस हों। एक तो कॉलेजेस बड़े हों, दूसरे ऑटोनॉमस नेचर के हों, ताकि उनका अफिलिएशन और एग्जामिनेशन दोनों इशू परमानेंटली एड्रेस हो सके। ये मुझे लगता है इस नई शिक्षा नीति के 5 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जो इंडियन हायर एजुकेशनल सिनेरियो को मुझे लगता है नियर फोर्सिएबल फ्यूचर में सिग्निफिकेंटली चेंज करने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, हम अगर बात करते हैं उच्च शिक्षा की, तो उच्च शिक्षा में क्या बदलाव किए गए इस शिक्षा नीति से? बहुत सिग्निफिकेंट, जैसे कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। मुझे लगता है अब एक तो कंप्लीट एजुकेशन को पार्ट्स में आप देखेंगे इम्पार्ट होना। पार्ट्स का मतलब, जैसे अभी प्रवीण जी बता रहे थे, मान लीजिए अंडर ग्रेजुएशन 3 इयर्स और 4 इयर्स दोनों इस नई शिक्षा नीति में प्रपोज्ड है। आप 1 साल एडमिशन लेते हैं, फॉर सम रीज़न आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो आप अगर कोई ब्रेक है तो सब्सिक्वेंटली जब आपकी स्थिति वापस आती है बेहतर, तो आप वापस आके ज्वाइन कर लें। अगर आप छोड़ना भी चाहते हैं तो हम आपको सर्टन टेक अवे के साथ जाने देते हैं। इसमें एक तो प्रोग्राम्स का कंपार्टमेंटलाइजेशन, उसके बाद विद इन प्रोग्राम कोर्सेज का भी कंपार्टमेंटलाइजेशन।
अगर ये सब कुछ एग्जैक्टली इन टोटो इम्प्लीमेंट हो गया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक बड़ी संस्कृति है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फैकल्टीज़ की, वो नेचर भी सिग्निफिकेंटली चेंज होगा। बिकॉज अभी क्या होता है, विषयों का समुच्चय, सर्टन सब्जेक्ट्स का एमलगमेशन एक फैकल्टी का रूप लेता है जी। अब जब नई शिक्षा नीति ये कहती है कि फ्लेक्सिबल एंट्री एग्जिट हो न सिर्फ प्रोग्राम के अंदर बल्कि विद इन द प्रोग्राम कोर्सेज के अंदर भी। अब मान लीजिए आप बीए पढ़ रही हैं जी सर, और आपने बीए के साथ सोचा कि हम मैथमेटिक्स भी ले लें, आपके पास ये ऑप्शन है। इसी तरह से आप सोचती हैं कि आपके यूनिवर्सिटी अगर ऑफर करती है, और नई शिक्षा नीति बहुत सिग्निफिकेंटली इसकी बात कर रही है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन हो, सिंगल डिसिप्लिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के कल्चर को कर्टेल करने की बात है। तो अब आप म्यूजिक भी अगर है तो म्यूजिक भी एक कोर्स ले सकती हैं, एक सर्टन क्रेडिट। उसके लिए कोर्सेज को क्रेडिट्स में बांटा, उन क्रेडिट्स का ट्रांसफर परमिट किया, विद इन प्रोग्राम भी आपको कंपार्टमेंट्स हैं कि यहाँ पे आप पढ़ के निकल सकते हैं, यहाँ पढ़ के निकल सकते हैं, यहाँ पढ़ के निकल सकते हैं, और हर स्टेज पे कुछ टेक अवे भी है आपके पास। तो ये मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो हमारे जिस तरह से हमारी पढ़ाइयाँ होती थी, वो जो रिजिड फ्रेमवर्क था वो बहुत फ्लेक्सिबल हुआ है, होगा, मतलब आई बिलीव इन कंप्लीट विद कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सर अगर हम बात करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की, तो नई शिक्षा नीति के संदर्भ में लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या बदलाव कर रहा है? कर रहा ही नहीं है मैडम। मैं बहुत खुशी के साथ और गर्व के साथ ये बताऊं कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स हम लोगों ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिए। जैसे हमने अपना नया डिलीट का ऑर्डिनेंस निकाल दिया, उसी के अनुरूप नया पीएचडी का ऑर्डिनेंस क्रिएट कर लिया। नया पोस्ट ग्रेजुएट में एक बड़ा सिग्निफिकेंट बदलाव हम लोगों ने किया, जिसमें पूरा का पूरा करिकुलम, उसमें बस फ्लेक्सिबल एंट्री एंड एग्जिट अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, जो मोस्ट लाइकली इस एकेडमिक सेशन में हम लोग कर लेंगे। इसके अलावा हमारा कंप्लीट, हमारे विश्वविद्यालय में अब इस बैच में जिसने भी पीजी में दाखिला लिया होगा उसको ये ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर उसने एमएससी करी है तो एक पेपर इकोनॉमिक्स भी लेना चाहे तो ले सकता है। मतलब इंटर डिपार्टमेंटल क्रेडिट ट्रांसफ़र भी है और इंट्रा डिपार्टमेंटल क्रेडिट ट्रांसफ़र भी है। हम लोगों ने क्रेडिटेड वैल्यू एडेड कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया है, नॉन क्रेडिटेड वैल्यू एडेड कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया है। इसी तरह से एप्लीकेशन एस्पेक्ट, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी स्ट्रांगली इसको प्रोपेगेट करती है, एप्लीकेशन एस्पेक्ट और पढ़ाई सिर्फ किताबी न रह जाए, इसके लिए इवन हमारे यहाँ आप लिटरेचर का सब्जेक्ट भी पढ़ेंगी, आप एमए संस्कृत करेंगी तो आपको एसेंशियली समर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। मतलब गर्मी की छुट्टियों में अब आपको घर नहीं जाना है जी। और आपको एक 6 क्रेडिट का इंटर्नशिप प्रोग्राम करना है। आप किसी पब्लिकेशन हाउस में कर सकते हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो करना है, और वो क्रेडिटेड है, उसका एग्जामिनेशन है उस डिसर्टेशन का भी, इंटर्नशिप का भी। सेकेंडली रिपोर्ट राइटिंग, बिकॉज हमारा जो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट तक जा रहा है, अगर वो रिसर्च का फाउंडेशन उसका नहीं है तो पीजी एजुकेशन मुझे लगता है अपने पर्पज़ में बहुत सर्व नहीं कर रहा है। लिहाजा हमारे यहाँ एसेंशियल किसी भी विषय में आप कर रहे हैं तो आपको एसेंशियली डिसर्टेशन भी करना है। तो मुझे लगता है कि अपने इंस्टीट्यूशन में, लखनऊ विश्वविद्यालय में, हम लोगों ने कम से कम 60% इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी कर दिया, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे किया जा सकता है। कुछ विषय ऐसे हैं जो मुझे लगता है जिसके लिए एक समेकित नीति आवश्यक है, उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, उन गाइडलाइंस का और उन इनिशिएटिव्स का, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सर अगर हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति के अनुपालन में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के बारे में, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा छात्रों पर? बहुत ज़्यादा मुझे लगता है सबसे बड़ा बेनिफिशियरी स्टूडेंट है, और इस शिक्षा नीति के केंद्र में भी मुझे लगता है स्टूडेंट को ही रखा गया। स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट और उसके कॉम्प्रिहेंसिव वेलबींग को एड्रेस किया गया है। तो हम लोग तो अपने विश्वविद्यालय में वैसे भी एक स्टूडेंट सेंट्रिक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमारे यहाँ इवन एकेडमिक्स के पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिसीजंस के लिए स्टूडेंट एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी हम हर डिपार्टमेंट लेवल पे बना रहे हैं। बाकी हमारे तो ज़्यादातर जितनी भी कमेटियाँ होती हैं उसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेशन भी होता है। एकेडमिक्स में स्टूडेंट के कॉम्प्रिहेंसिव एकेडमिक वेलबींग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है शिक्षा जो उसको मिले। तो वो शिक्षा हमने जैसा बताया कुछ इनिशिएटिव्स, और बाकी इनिशिएटिव्स इस एकेडमिक सेशन में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा टीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो उसके मोटिवेशन के लिए बहुत सारे हम लोगों ने अपने यहाँ स्कीम निकाली, एक उद्दीपन स्कीम, एक प्रोत्साहन स्कीम। तो इस तरह की स्कीम्स के साथ उसमें हमने पीएचडी स्टूडेंट्स को भी जोड़ा,
और क्योंकि हम यूनिवर्सिटी हैं, लिहाजा हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट दायित्व है कि हम रिसर्च कंट्रीब्यूशन भी देश और समाज को करें। इसी के साथ साथ हम लोगों ने जैसे प्रवीण जी कह रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, हम अपने एंटरप्रेन्योरशिप सेल गठित कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्लेसमेंट सेल है जिसमें हम अलग अलग सीड कैपिटल का भी इंतज़ाम हम कर रहे हैं, जिससे स्टूडेंट्स अगर एंटरप्रेन्योरशिप में फोरे करना चाहते हो तो वो जा सकें। इसके अलावा हम लोगों ने 3 नए प्रोग्राम इसमें इस साल प्रोग्राम क्या इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया है। एक फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, जो मुझे लगता है कि रेगुलर यूनिवर्सिटी सिस्टम में फैकल्टी स्टेटस पे ये पहला अकेला इंस्टीट्यूशन है। और कल ही मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इस बात पर बहुत बल दिया। वो हम लोगों ने इस एकेडमिक सेशन में इस्टेब्लिश कर दिया, जिसमें एक डिपार्टमेंट ऑफ योग और एक डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरोपैथी से शुरू कर रहे हैं। दूसरा, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस, ये एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया है सो दैट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्रमोशन हो, विषयों का वर्गीकरण ना हो जाए, उनको कॉम्प्रिहेंसिव, उनका इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो स्टूडेंट के कॉम्प्रिहेंसिव वेलबींग के लिए। लिहाजा ये सब इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के विषय हैं, के केंद्र हैं, जिसमें अलग अलग विधाओं के विशेषज्ञ आकर उन छात्रों को इकट्ठा करके उनके रिसर्च को ग्रो कराएं। तीसरा, एक सेंटर फॉर नैनो साइंस हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और वो अगेन वो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का एक संस्था है। तो इस तरह से स्टूडेंट के कॉम्प्रिहेंसिव वेलबींग के लिए हम लोगों ने मेंटरिंग की कुछ यूनिक स्कीम्स निकाली। अभी एक हम लोगों ने स्टूडेंट ओपीडी प्रोग्राम किया। मुझे ये लगता है ये सारा हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एक स्टूडेंट ओपीडी प्रोग्राम है जो मुझे लगता है अपनी तरह का एक यूनिक प्रोग्राम है। एक ट्री स्कीम विच इज़ टीचिंग, रीचिंग, एम्बोल्डनिंग एंड इवॉल्विंग स्कीम है, जो हमारे यहाँ एक्सक्लूसिवली पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है। एक अगेन बहुत ही इनोवेटिव मेंटरिंग स्कीम हम लोगों ने अपने यहाँ शुरू की है अभी, वो संवर्धन योजना, जिसमें पीएचडी स्टूडेंट मेंटरिंग करता है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट की, और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट मेंटरिंग करता है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की। बिकॉज वो घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, तो बच्चा उसमें उसका सीनियर उसको बता सके, उसको स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क में लाके उसको हेड की मॉनिटरिंग के तहत ये कंप्लीट मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने एक कर्मयोगी योजना शुरू की है, और इस कर्मयोगी योजना में हमारे बच्चे जो अपनी स्पेसिफिक स्किल्स में जो उनका है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर साइंस का बच्चा है वो हमारे कंप्यूटर सेंटर में काम कर सकता है, अकाउंट्स के बच्चे हमारे अकाउंट सेक्शन में काम कर सकते हैं, जर्नलिज्म का बच्चा है हमारे मीडिया सेल के अंदर काम कर सकता है, अलग अलग विधाओं के लोग, हमारे सिविल इंजीनियरिंग का बच्चा हमारे कंस्ट्रक्शन डिवीजन में काम कर सकता है। 2 घंटा 4 बजे के बाद ही, लेकिन उसके पहले नहीं, 2 घंटा अधिकतम 50 दिन के लिए काम कर सकता है, जिसमें हम उसको 150 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से कॉम्पनसेट भी करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से एक कंप्लीट स्टूडेंट सेंट्रिक फ्रेमवर्क लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोगों ने इनिशिएट किया है, जिसके मूल में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ही है। सर, जैसा कि अभी आपने बात की इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि समावेशी शिक्षा क्या है और ये कहाँ तक नई शिक्षा नीति में कारगर है। समावेशी शिक्षा या समावेशी व्यवस्था की पहले बात करें, जिसमें कोई कहीं से छूटा न हो। इस तरह का वर्गीकरण विषयों में ये एक तरह का वाद अभी तक प्रचलित रहा है। ये विज्ञान का विद्यार्थी है, ये कला का विद्यार्थी है, वो संगीत का विद्यार्थी है, इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है। अब नई एजुकेशन पॉलिसी सबको एक मंच पर ले आ रही है। और आप वैसे भी देखें, जैसे मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, मैं इसके उदाहरण से आपको बताऊं कि हमारे यहाँ कुछ स्पेशलाइजेशन एरिया है, जैसे मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ऑपरेशंस है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अब क्या होता है, आप कहते हैं आप एमबीए मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, आप फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, आप ऑपरेशन के स्टूडेंट हैं, लेकिन जब आप फील्ड में आते हैं, आप वर्क प्लेस पर आते हैं, वहाँ आज का कॉन्सेप्ट बिजनेस मैनेजर का कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग मैनेजर का कॉन्सेप्ट पुराना हो गया। इसी तरह से जब आप जीवन क्षेत्र में आते हैं तो आपको हर विषय किसी न किसी रूप में अपना अपना योगदान आपके उत्थान में करते हैं। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जीवन का लक्ष्य या शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ नौकरी या उद्यम ही नहीं हो सकता है, और अगर है भी तो वो पहला पायदान है। नौकरी मिले तो नौकरी चले भी,
ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। और आप देखिएगा हमारे यहाँ बर्नआउट रेशियो या टर्नआउट रेशियो दोनों बहुत हाई है इंडिया के अंदर। तो चले के लिए यू गेट दिस, देन यू सक्सीड विद सस्टेनेंस, लेकिन आखिर में आप सबको या हम सबको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का जो रोल है वो पूरा करना होगा। तो क्या नई शिक्षा नीति इसमें कारगर हो रही है? यही मैं कहता हूँ वो जो समावेशी शिक्षा जिसकी आप बात कर रही हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक व्यक्ति के कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट और उसके कॉम्प्रिहेंसिव वेलबींग को एड्रेस तभी किया जा सकता है जब अलग अलग एस्पेक्ट्स भी आए। अब संगीत का जीवन में एक महत्व है, जीवन में महत्व है, विषय में तो होगा ऑफ कोर्स, लेकिन जीवन में भी उसका एक रोल है। साहित्य का जीवन में एक रोल है। तो हम एक व्यक्ति को जब पूर्णता में देखते हैं उसमें इन सभी अलग अलग आयामों की आवश्यकता होती है। आप लिटरेचर की स्टूडेंट हैं अगर, और आप सोचेंगे मैथमेटिक्स का कोई रोल नहीं है, मुझे मैथमेटिक्स से क्या है, मैथमेटिक्स एक सोचने की दृष्टि देता है। बिल्कुल। इसलिए अगर एक संस्कृत का स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है तो उसको इस अवसर से इसलिए डिप्राइव ना किया जाए क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि साहब लिटरेचर का बच्चा गणित का कैसे पढ़ सके। इसलिए समावेशी शिक्षा मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। सर, हम चलते चलते चूंकि हमारे पास समय की थोड़ी कमी है तो हम आपसे आखिरी क्वेश्चन जो है वो जानना चाहेंगे कि उच्च शिक्षा का भविष्य क्या होना वाला है? मुझे लगता है इंडियन हायर एजुकेशन अब दुनिया को एक्चुअली लीड करने जा रहा है। मैंने एक एस्पेक्ट शुरू में ही आपसे कहा कि ये नई शिक्षा नीति इंडियन एजुकेशन को इंटरनेशनल बना रही है। इसके दो लाभ हैं। ए, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन से इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी इंटरनेशनलाइजेशन संभव होगा। और मुझे लगता है गवर्नमेंट भी इस बात के लिए प्रमोट कर रही है कि भारत के अच्छे शिक्षण संस्थान विदेशों में जाके कैंपस एस्टैब्लिश करें। आज बहुत सारे मैनेजमेंट का तो एक तरह से एग्जैक्टली और लेकिन ये ऐसा ना हो कि हमारा ही बच्चा अमेरिका और इंग्लैंड जाके पढ़ाई कर रहा है, वहाँ के बच्चे हमारे यहाँ आए। मैं अपनी यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दूँ, अभी पिछले 1 साल के अंदर हमारे यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट की संख्या में 60% इंक्रीज हुआ है। और बच्चा जब बाहर का बच्चा भी जब देखता है कि आप आप क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, आपका रिसर्च आउटपुट क्या है, वो उन पैरामीटर्स पे आपका इवैल्यूएशन करता है। अगर हम उन पैरामीटर्स पे खरे उतरते हैं तो वो हमारे यहाँ भी दाखिला लेता है। तो इंडियन एजुकेशन के इंटरनेशनलाइजेशन के थ्रू इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक बहुत बड़ा वैश्विक फलक प्राप्त होने जा रहा है, ये मुझे लगता है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी जानकारी हमारे दर्शकों को दी।